Hello students, welcome to Online Shiksha. Today we are going to be solving the worksheet number 25 for class 10th for the subject English. It is dated 1st September 2020. Now let's start. What's given here? There are given some interesting facts about tigers. See, the first fact is tigers are very good swimmers. मतलब कि टाइगर्स बहुत अच्छा तैरते हैं. सेकेंड इज दे हंट अलोन एट नाइट, मतलब वो शिकार करने अकेले निकलते हैं रात को. थर्ड इज टाइगर्स कैन इजीली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ, मतलब वो 5 मीटर से ऊपर की छलांग आराम से लगा सकते हैं. एंड लास्ट इज इट्स हैबिटेट और होम इज द वाइल्ड फॉरेस्ट. हैबिटेट मतलब कि जहाँ पे कोई रहता होता है, मतलब जहाँ पे उसका घर होता है एक तरह से. तो टाइगर का घर होता है जंगल. अब देखो, कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन अ जू? क्या टाइगर ये सब कर सकता है एक जू में? नहीं, जू में वो बंधा हुआ होता है, मतलब उसको एक जेल टाइप के में रखते हैं जिसमें वो ये सब नहीं कर सकता. ना उसके पास वाइल्ड फॉरेस्ट होता है, ना वो बाहर निकल सकता है शिकार करने, इतना ऊंचा मान लो वो कूद भी जाए, ना वो स्विम कर सकता है. तो ये सब वो नहीं कर पाता है, तो एक तरह से वो बंध जाता है. तो ये पोयम इसी के ऊपर है. पोयम का नाम है अ टाइगर इन द जू एंड इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. इसकी राइटर है लेस्ली नॉरिस. तो चलो लेट्स रीड द पोयम. द फर्स्ट स्टैंजा. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. क्या मतलब है इसका? फर्स्ट लाइन, he stalks in his vivid stripes, यानी कि vivid का मतलब होता है बहुत ही क्लियर, जिसकी आपके माइंड में इमेज बन सकती है, यानी कि बहुत ही ब्राइट या बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमेज होती है जिसकी. तो ही स्टॉक्स मतलब धीरे धीरे चलना. इन हिज विविड स्ट्राइप्स, आपको पता है ये टाइगर की स्किन पे स्ट्राइप्स होती हैं, तो ये बता रहे हैं कि वो अपने स्ट्राइप्स को के साथ धीरे धीरे अपने छोटे से केज के स्पैन में चलता है धीरे, यानी कि स्टॉक करता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, मतलब कि केज वहां का बहुत छोटा होता है जू का, तो वो उसी में अपनी स्ट्राइप्स के साथ धीरे धीरे घूमता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि वेलवेट क्वाइट मतलब इसमें क्वाइट को इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है. वेलवेट ये पर्सोनिफिकेशन है. क्वाइट मतलब वहां पे बहुत शांति है. केज में उसके पास कौन आएगा? वहां पे जंगल होता है, उसमें तो और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, उनकी अपनी फैमिली होती है, बट यहाँ पे वो अकेला एक केज में बंद है. तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब कि पैड्स इन द सेंस जैसे ग्रास होती है उसको पैड्स कहते हैं, पैड्स ऑफ ग्रास. पर यहाँ पे जंगल है नहीं, तो उसको पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट पे, मतलब कि अकेलेपन में या फिर शांति के घास पे घूम रहा है वो एक तरह से. इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि दबा हुआ गुस्सा. रेज इज गुस्सा एंड क्वाइट मीन्स कि उसको दबा रखा है उसने, कुछ कर तो सकता नहीं, वो पिंजरे में बंद है, तो वो गुस्सा भी है अपने बहुत ज्यादा अपनी कंडीशन से, बट उस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता. सेकेंड स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. He should be lurking in shadow, यानी कि lurking मतलब छुपना या फिर छुपकर घूमना. तो he should be lurking in shadow मतलब कि उसको शैडो में यानी कि परछाइयों में या अंधेरे में उसको घूमना चाहिए, छुप छुप के घूमना चाहिए. क्यों छुप के घूमता है? वो शिकार करने के लिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी कि लंबी लंबी जो घास होती है जंगल में उससे उसको गुजरना चाहिए. स्लाइडिंग मतलब गुजरना, उसको वहां घूमना चाहिए. नियर द वाटर होल, पानी के आसपास. वेयर प्लम डियर पास, प्लम मतलब जैसे डियर मतलब हिरन, तो प्लम मतलब अच्छे खासे मोटे ताजे डियर जिसको वो खाता है, जिससे उसका खाना
बनते हैं जो डियर, वहां पे जो पास करते हैं वहां से, मतलब वहां घूमते हैं जहाँ पे प्लम डियर्स, वहां पे उसको होना चाहिए, वहां पे उसको शैडोज में रात को शिकार करने घूमना चाहिए, लॉन्ग ग्रास में छुपना चाहिए जहाँ पे पानी होता है और जहाँ से उसको अपना खाना मिलता है, यानी कि डियर्स, हिरन। थर्ड, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. यानी कि स्नार्लिंग मतलब जो शेर आवाज निकालता है, दहाड़ना, वो उसको निकालनी चाहिए। मतलब जब जंगल में होते हैं शेर, तो जो जंगल के किनारी में जो घर बसे हुए होते हैं, जो वहाँ पे गांव होते हैं, मोस्टली क्या करते हैं टाइगर्स की, रात को वो वहां पे आ जाते हैं घरों में और वहां पे दहाड़ते हैं, लोग डरते हैं उनसे। पर जब वो बंद होगा तो वो ये सब कैसे करेगा? मतलब इससे ये बता रहे हैं कि जो जो वो कर सकता था खुले जंगल में, वो अब ये सब नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बंद है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, मतलब उसको घरों के आगे दहाड़ना चाहिए, जंगल के एज पे। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स का मतलब वाइट फैंग्स होते हैं, जो दांत होते हैं बड़े बड़े, और वाइट तो जो उसका कलर हो गया, और बियरिंग मतलब दिखाना, मतलब उसको अपने फैंग्स यानी अपने दांत बड़े बड़े निकालने चाहिए, और उसके क्लॉज यानी पंजे, उसको सब दिखाने चाहिए, निकालने चाहिए, लोगों को डराना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब डराना, खौफ पैदा करना, विलेज, विलेज गांव में। तो मतलब उसको अपने खुला एकदम माहौल में और सब लोगों को डराना चाहिए। मतलब ये नहीं कि वो डराए उनको, बट ये बताया गया कि वो क्या क्या कर सकता है अगर वो जंगल में होगा तो, कि वो लोगों को डराए, अपने दांत दिखाए बड़े बड़े, क्लॉज दिखाए, बट वो ये सब नहीं कर पा रहा। फोर्थ, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब इसमें बताया गया है कि उसकी दिक्कत क्या है। वो ये सब जो इसको बताया गया इस फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, वो ही बताया जा रहा है कि वो ये सब क्यों नहीं कर पा रहा है उसको, जबकि ये सब करना चाहिए। तो इन्होंने बताया है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सीमेंट का, और सेल मतलब होता है जेल या प्रिजन। मतलब सेल बेसिकली उसको कहते हैं जो लॉकअप होता है, कैद होता है जहाँ पे कोई बंदा। तो इसमें उसको बताया गया कि वो ये सब कर सकता है, बट उसको जेल में बंद रखा हुआ है, यानी कि जू के जेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, मतलब उसकी जो सारी ताकत है वो उन कैद के पीछे छुपी हुई है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता, वहां वो दब के बैठा रहता है अपने गुस्से को दबाकर और सब कुछ दबाकर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला था, फर्स्ट लाइन में बोला था, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। मैंने बताया था कि इसका मतलब है कि वो अपने केज की छोटी सी लेंथ में ही घूमता रहता है। तो ऐसे इसमें लिखा है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब वो केज के ही छोटे से एरिया में इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि जंगल जितना खुला एरिया वहां पे नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब वो विजिटर्स मतलब जो लोग जू में उसको देखने आते हैं, उनको इग्नोर करता रहता है, उनसे छुपता रहता है, क्योंकि उसको वो ये सब नहीं कर पा रहा जो कि वो जंगल में कर सकता था, ये जो सारी चीजें लिखी हुई थी। तो वो गुस्से में है, वो लोगों को भी इग्नोर करता है जो उसको देखने आते हैं। फिफ्थ, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. यानी कि वो रात को जो आखिरी आवाज सुनता है रात को सोने से पहले, वो सुनता है पेट्रोलिंग कार्स, मतलब कि जो कार घूम रही होती है उनको देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं, जू में उनको वो अंदर है कि नहीं है। पेट्रोलिंग मतलब जो जैसे पुलिस की गाड़ियां घूमती है सड़कों पे देखने के लिए, वैसे वहां पे भी जू की कार्स घूमती है देखने के लिए कि सारे जानवर सो गए कि नहीं, और वो बाहर तो नहीं निकले, उनको खाना मिल गया कि नहीं। तो वो रात को ये आवाज सुन के सोता है, जबकि वो जंगल में होता तो प्रोबेबली कुछ और कर रहा होता, जैसे कि कोई और जानवर सुन रहा होता है या अपनी फैमिली के साथ होता वो। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, यानी कि वो रात को अपनी ब्रिलियंट मतलब अच्छी आंखों से या बड़ी बड़ी आंखों से देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स आसमान में है वो उसको
एक कैद से ही दिखते हैं, और वो उसका एक आखिरी एस्केप है, यानी कि उसको एक आसमान, खुला आसमान सिर्फ कैद से ही दिख रहा है, और सिर्फ एक वही चीज है जो उसको दिख रही है जो कि खुली है, यानी कि स्टार्स। मतलब वो अपना जंगल तो देख नहीं पा रहा खुला, तो एक स्टार्स और एक आसमान ही है जो कि वो देख पा रहा है फ्रीडम से। ठीक है, तो ये पोएम थी। इसमें बताया गया कि टाइगर की क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बंद है जेल में। अब ये पढ़ते हैं, इसकी एक समरी टाइप ऑफ दी हुई है। द टाइगर लुक्स ब्यूटिफुल, इट हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इट्स पॉज आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। इसका मतलब है टाइगर बहुत ही सुंदर दिखता है, उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स हैं, और उसके जो पॉज हैं यानी जो पंजे हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। The tiger is angry as he should be in a forest near a water body waiting to catch its prey or making the villagers afraid, showing its sharp teeth and claws, which show that the tiger is in the zoo in a cell. यानी कि जो टाइगर है वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उसको एक फॉरेस्ट में होना चाहिए, वाटर बॉडी के पास होना चाहिए, यानी कि मतलब पानी के पास होना चाहिए, जहाँ पे वो वेट कर रहा हो अपना प्रे, मतलब कि शिकार ढूंढने के लिए या फिर विलेजर्स को डराने के लिए, उनको खौफ पैदा करने के लिए उनमें, और अपने शार्प टीथ और क्लॉज दिखाने के लिए, यानी कि अपने पंजे और बड़े बड़े दांत दिखाने के लिए उसको होना चाहिए जंगल में, बट वो नहीं है, इसीलिए वो गुस्सा है। और इससे दिखता है कि टाइगर एक जू के सेल में है, यानी कि पिंजरे में। ही इज सो अनहैप्पी दैट ही डज नॉट इवन लुक एट द विजिटर्स इन द जू। उसको इतना दुख है और उसको इतना गुस्सा है कि वो जो विजिटर्स आते हैं जू में, मतलब जो लोग देखने आते हैं, जैसे हम भी जाते हैं जू में, वो उनको देखता तक भी नहीं, और उनको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट है। एट नाइट he hears the sirens of the patrolling cars, but all he does is looks at the starlit sky as if dreaming of being free. मतलब रात को उसको सायरन सुनाई देते हैं, मतलब वो जो आवाज आती है गाड़ियों से, जैसे पुलिस की गाड़ी होती है, उनको उसको वो कार्स की पेट्रोलिंग सुनाई देती है, बट वो उन पे भी ध्यान नहीं देता, और वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देता है, वो है स्टार लिट स्काई, यानी कि तारों भरा आसमान। उसको देखकर उसको वो ड्रीम करता है कि मैं भी फ्री होता, जैसे स्टार्स आसमान में, खुले आसमान में फ्री होते हैं, तो वो सिर्फ उनको देखता है रात को और इमेजिन करता है या फिर चाहता है कि मैं भी ऐसा फ्री हो जाऊं। एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स एंड मस्ट नॉट बी केप्ट इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद। एनिमल्स आर फ्री बीइंग्स मतलब वो खुले जीव हैं और उनको बंद कर कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लास्ट वीक you answered the questions related to the given poem. This week we will learn about some poetic devices used by the poet. अब यहाँ पे poetic devices दिए हुए हैं। poetic devices होते हैं जो कि पोएम में कुछ ऐसी चीजें यूज होती है जिनसे पोएम थोड़ी और उभर के आती है। जैसे फर्स्ट होती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है गिविंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। मतलब कि किसी ऐसी चीज को जो कि लिविंग भी नहीं होती, जैसे घास मान लो आप उसको, अगर आप घास को बोलोगे ओल्ड ग्रास, तो ओल्ड ग्रास तो हो नहीं सकती, कोई वो लिविंग बीइंग थोड़ी ना है, बट आप उसको दे रहे हो ह्यूमन जैसा एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो मतलब कि आप उसको पर्सोनिफिकेशन कर रहे हो, मतलब कि उसको मानवीकरण कर रहे हो उसका। रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट करना किसी चीज को। पोएट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब जो पोएट होता है, जो कवि होता है, वो कभी कभी पोएम्स में वर्ड्स को रिपीट करता है बार बार अलग अलग लाइंस में, या उसी सेम लाइन में भी कभी कभार करता है, या फिर अलग अलग स्टैंजाज में, ताकि दिखा सके कि उस वर्ड की या उस बात की एक इम्पोर्टेंस है काफी ज्यादा। इमेजरी, इमेजरी होता है, इमेज आपको पता है, एक होती है पिक्चर, जैसे एक
कोई भी सीन बना लेना अपने माइंड में, इमेजरी होता है। पोएट यूजेस वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड, मतलब पोएट ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिससे कि हम माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं उस सीन के बारे में, जिससे वो हमें सीन और अच्छे से समझ आ सके। राइम स्कीम, राइम आपको पता है, सेम राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो अगर यूज हो, पोएट यूजेस वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू अ पोएम, मतलब थोड़ा अच्छा सा गाने जैसा लगे आपको पोएम, या फिर थोड़ा पढ़ने में और अच्छी लगे, इस वजह से पोएट अलग अलग लाइंस में वर्ड्स यूज करते हैं जो कि सेम साउंड वाले होते हैं, जैसे कैट, बैट, मतलब ये तो सिंपल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो पोएट यूज करते हैं ताकि आपको एक म्यूजिकल इफेक्ट मिले पोएम में। Alliteration, repetition of neighboring words or sounds. Example, crammed circles, here C is repeated. Alliteration होता है रिपीट, वो भी एक काइंड ऑफ रिपीटिशन होता है, बट रेपिटेशन और एलिट्रेशन में फर्क ये होता है कि रेपिटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं और एलिटरेशन में साउंड्स रिपीट होते हैं, या फिर जैसे ये है, मतलब आप लेटर रिपीट होता है उसमें, जैसे क्रैम्ड सर्कल्स है तो क्रैम्ड में भी सी आ रहा है, सर्कल्स में भी सी आ रहा है, और ये वर्ड्स मतलब एक ही लाइन में होते हैं मोस्टली, तो इसमें सी और सी रिपीट हो रहा है, तो ये एलिटरेशन हो गई। अब क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग लाइंस चूज द पोएटिक डिवाइस या डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट। He stalks in his vivid stripes. अब इसमें देखो आप, जो स्ट्राइप्स हैं वो ह्यूमन तो नहीं है, बट फिर भी उसने उसको एक एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो ये हो गई पर्सोनिफिकेशन पहली तो। अब इसमें दो डिवाइसेस यूज हुए हैं तो हमें दोनों देने हैं, तो इसमें दूसरा होगा इमेजरी। एक पोएट आपको इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी स्ट्राइप्स वाले अपनी बॉडी के साथ वहां पे घूम रहा होता है, तो ये एक इमेज क्रिएट करी गई है, तो ये इमेजरी है। सेकंड देखो, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। अब इसमें क्वाइट दो बार रिपीट हुआ है, आप देख रहे हो, तो ये रेपिटेशन है। रेपिटेशन में मैंने बताया था कि वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे आएगा रेपिटेशन। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब देखो कॉन्क्रीट सेल में सी और सी रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ था एलिटरेशन का, सी और सी रिपीट हो रहा था, और भी लेटर रिपीट हो सकते हैं, बट इसमें भी सी, कॉन्क्रीट का सी और सेल का सी रिपीट हो रहे हैं साइड बाय साइड, तो ये होगी एलिटरेशन। फोर्थ, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Rhyme scheme has been used in this stanza. अब इसमें आपको rhyme scheme बतानी है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, rhyme scheme जब बतानी होती है तो आपको सिर्फ लास्ट के वर्ड्स देखने होते हैं हर लाइन के, जो कि पूरे स्टैंजा में आ रही है। तो आप देखो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, ठीक है। सेकंड है केज। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ना कोई राइम कर रहा, कुछ भी सेम नहीं है। देखो स्ट्राइप्स और केज बिल्कुल भी राइम नहीं करता, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हें वर्ड्स देते चलते हैं। हम पहले इसको दे देंगे ए, क्योंकि अभी एक नई चीज शुरू हुई है, लाइन मतलब राइमिंग स्कीम में एक नई लाइन शुरू हुई है। अब केज, केज भी इससे राइम नहीं कर रहा, अगर ये राइम कर रहा होता तो हम इसको भी ए लिखते हैं, बट ये राइम नहीं कर रहा, तो हम इसको एक नेक्स्ट लेटर दे देंगे बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब थर्ड में क्वाइट, क्वाइट देखो ना स्ट्राइप से राइम कर रहा ना केज से राइम कर रहा, तो इसका भी एक अलग ही अपना लेटर बन जाएगा सी, क्योंकि कोई किसी से भी राइम नहीं कर रहा अपने ऊपर वालों से, तो इसका बन गया ए, इसका बन गया बी, इसका बन गया सी। अब इसका लास्ट है, लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड है रेज। रेज देखो किससे मैच कर रहा है, स्ट्राइप से कर रहा है, नहीं कर रहा, केज से कर रहा है, क्वाइट से कर रहा है, नहीं कर रहा, तो केज में हमारे पास क्या लेटर है, बी, और रेज में भी हमारे पास राइमिंग है, तो हम इसको भी बी दे देंगे। तो इसमें बोला था चूज फ्रॉम वन ए बी राइम स्कीम या फिर ए बी सी बी, तो हमारी क्या आई राइम स्कीम, इसको हमने ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको भी बी दिया, तो ऑप्शन हो गया सेकंड, राइम स्कीम है ए बी सी बी। ओके, so I hope you liked the video. If you did, please like and subscribe to our channel to watch more videos like this. Thank you.